बस जिस चीज का डर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सता रहा था वही हुआ। जी हां, पिछले कई वक्त से चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े होते आए हैं। ईवीएम का मुद्दा भी काफी गूंजता रहा, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी और उसके साथ ही चुनाव आयोग दोनों पर ही कुछ खासा असर पड़ता नजर नहीं आया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाता रहा और यहां तक कि चुनाव आयोग पर बीजेपी की बोली बोलने का आरोप भी लगा। ईवीएम में झोल, वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का मामला सामने आया। ऐसे तमाम मामले हैं जिसे लेकर विपक्ष हमलावर हुआ, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस और संतोषजनक जवाब तलब नहीं किया गया। चुनाव आयोग बस मूक दर्शक बना बैठा रहा। लेकिन अब मामला गर्मा चुका है और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री ने चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी की भी हवा टाइट कर दी है। तो क्या है पूरा मामला और किस फैसले को लेकर अब चुनाव आयोग की फजीहत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में चुनाव आयोग आ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम सुनवाई की है उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन चुनाव नतीजों से करते हैं जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही शक के घेरों में थे, क्योंकि जमीनी स्तर पर माहौल कुछ और ही नजर आ रहा था। अब नतीजे कुछ और ही निकल कर आए, पर विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा संभाला और चुनाव आयोग पर हमलावर हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की एक लंबी चौड़ी सफाई ने उस समय तो कांग्रेस को चुप करा दिया। लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद तो बवाल हुआ पड़ा है, जहां एक तरफ नतीजे आने के बाद भी सरकार गठन में देरी हो रही है, उसी बीच अब चुनाव आयोग को घेरने वाले विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के एक फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग से जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने आयोग के वकील से कहा कि आप जवाब में हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह भी बताने को कहा है कि एक पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम रहते हैं, इसे लेकर भी जवाब दे। आपको बता दें कि आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है। हलफनामा दाखिल करने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई की जो खबरें आ रही हैं वो 27 जनवरी को होगी। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव भी काफी चर्चा का विषय रहा, नतीजे बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहे, क्योंकि जमीनी स्तर पर दोनों ही राज्यों में माहौल कुछ और दिख रहे थे और जब नतीजे आए तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की जमीन खिसकती हुई दिखी। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम में खेला हो रहा है। ये सब मामले कई सारे निकल कर आए, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में तो बवाल ही हो गया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ईवीएम में खेला हुआ है, पैसे और सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और साथ ही साथ वोटों की धांधली का भी विपक्ष ने आरोप लगाया। इसी बीच राजनीतिक तौर पर अगर इस मामले को देखें तो विपक्षी दल के आरोपों के बीच साफ शब्दों में कहे तो विपक्षी द्वारा ईवीएम से चुनाव कराने पर उठाए जा रहे सवालों के बीच ये याचिका काफी अहम होती नजर आ रही है। इस बारे में आयोग के हलफनामे से स्थिति साफ होने की फिलहाल केवल उम्मीद ही जताई जा सकती है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि इस जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता को इस फैसले के तर्क को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर ही दाखिल करना होगा, वरना कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ कोई सख्त रुख अपनाने में जरा भी देरी नहीं करेगा। अब जहां एक तरफ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद से विपक्ष नतीजों को लेकर बीजेपी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर हुआ। इसी बीच अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का इन सब मामलों पर सख्त रुख अपनाना कई सारे आरोपों को और उजागर करता है, क्योंकि गौरतलब है कि नतीजे आने के बाद विपक्ष ने साफ साफ नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और यहां तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की भी बातें कही गई थी। भले से ये मामला, आज जिस मामले को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई हुई है
इन मामलों से अलग है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन ये मामला भी कहीं न कहीं पेचीदा होता जा रहा है। आपको बता दें, कहीं न कहीं संभावनाएं ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से विपक्ष की निष्पक्ष चुनाव कराने की जो लड़ाई है, या कह ले कि ईवीएम को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसे लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना विपक्षी दलों के लिए आसान हो सकता है और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बड़ा फैसला भी ले सकता है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष काफी हावी होता नजर आ रहा है और साफ साफ नतीजों को लेकर यही आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो खेला जरूर हुआ है। फर्जी वोटिंग की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। आपको बता दें कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन फर्जी वोटिंग की खबरें आ रही थी, लेकिन उस समय इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा। पर अब जब नतीजे आ गए हैं तो मामले ने तूल पकड़ लिया है। फर्जी वोटिंग की खबरें तो जिस दिन मतदान हो रहे थे उसी दिन से उजागर है। और तो और आपको बता दें कि शरद पवार ने तो यहां तक कह डाला है कि महाराष्ट्र में जो इस बार हुआ है वो कई सालों में नहीं हुआ। इस बार चुनाव में जमकर पैसों और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के आरोपों को लेकर भी अब बवाल मच गया है। आरोप लगाया गया है कि शाम 5 बजे के बाद अचानक से 76 लाख अतिरिक्त वोट कैसे पड़ गए। सीपीआईएम के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज में छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी थी। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था और चुनाव आयोग का रुख किया था। 2 दिन बाद ब्रिटास का पत्र सामने आया है। पत्र में ब्रिटास ने वोटिंग के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। अब वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किया है। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद गुट के बारामती सीट से उम्मीदवार युगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 8,96,000 का भुगतान करना पड़ा। ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के 7 दिनों के भीतर जमा करना था। आपको बता दें कि जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66,64,000 रुपए का भुगतान किया गया है। अब जहां एक तरफ सरकार गठन में लगातार देरी हो रही है, साथ ही सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो ऐसे में नतीजों को लेकर हुए फेरबदल, साथ ही फर्जी वोटिंग, इन सभी मामलों ने तूल पकड़ लिया है और बैठे बिठाए अब विपक्ष को मुद्दा मिलता ही जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मामले को भुनाने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते कुछ दिनों में नतीजों को लेकर मामले सामने आए हैं, उसने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से अपना रुख बदला है, उससे ये समझ में आता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन मोड में है और विपक्ष के लगाए गए आरोपों पर जल्द ही संज्ञान भी लिया जा सकता है और बीजेपी की मुश्किलें भी जल्द बढ़ सकती हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में भूचाल तो आया हुआ है और इस मामले ने महाराष्ट्र की सियासत में और बड़ा भूचाल ला दिया है। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी या कह ले कि महायुति पर ग्रहण लगने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महायुति के सहयोगी दलों ने ही पेच फंसा रखा है। सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, गृह मंत्रालयों पर लड़ाई लगी हुई है और सही बात में अगर कहे तो कहीं ना कहीं शिंदे ने पेच फंसा दिया है और अब तो ईवीएम को लेकर जो खेला हुआ है वो भी मामला उजागर होता नजर आ रहा है और महाराष्ट्र में नतीजों में फेरबदल होने की संभावनाएं भी फिलहाल दिखती जा रही हैं। लेकिन इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।